पिछले वीडियो लेक्चर में हमने सिंगुलरिटी के बारे में बता दिया था। अब हम आगे आपको बढ़ते हैं और आगे आपको बताना है रेजिड्यू ऑफ एनालिटिक फंक्शंस के बारे में। रेजिड्यू जो शब्द है इसके बारे में आपने काफी सुना होगा। हेलो हेलो। यस जी सर। सर। यस सर। रेजिड्यू जिसे क्या होता है कि केमिस्ट्री में सुना होगा शायद, जो बचता रिएक्शन के है, बाद जो बचते हैं जो बचता है, जैसे मान लो कि वही किसी टेस्ट ट्यूब में आप कोई सोल्यूशन रखते हो, तो उसमें जो नीचे कुछ जो नहीं बच जाता है, वही रेजिड्यू कहलाता है। यहाँ भी कुछ इसी तरह का कंसेप्ट यहाँ रेजिड्यू के बारे में कहा गया है। एक्चुअली होता क्या है कि अगर कोई भी फंक्शन, आपको पता है कि कोई भी फंक्शन अगर किसी भी फंक्शन कोई भी पॉइंट पर अगर एनालिटिक नहीं है, तो वो पॉइंट जो है वो सिंगुलर पॉइंट कहलाता है। वो उसको हम पोल भी कह सकते हैं, उसको हम रीमूवेबल सिंगुलरिटी भी कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, और उसको हम इसेंशियल सिंगुलरिटी भी कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। लेकिन अगर z इज इक्वल टू ए अगर किसी फंक्शन का पोल है, तो ऐसा पाया गया कि अगर इस पोल होने की वजह से वो तो ऑलरेडी आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होगा ही, क्योंकि आइसोलेटेड सिंगुलरिटी का ही टाइप है एक पोल, उसके टाइप्स में आता है पोल। तो अगर कोई भी फंक्शन का z बराबर a पोल या आइसोलेटेड सिंगुलरिटी पोल के रूप में है, तो उस फंक्शन को हम लॉरेंज एक्सपेंशन से एक असेंडिंग पावर्स ऑफ z माइनस ए और एक डिसेंडिंग मतलब पॉजिटिव पावर्स ऑफ z माइनस ए और नेगेटिव पावर्स ऑफ z माइनस ए के रूप में हम लॉरेंज थ्योरम से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो उस एक्सपेंशन में देखा गया बाद में कि चूंकि z बराबर एक पोल है, इस वजह से उस एक्सपेंशन में जो बचता है टर्म, और सब जीरो हो जाता है, सिर्फ एक टर्म बचता है, उसी को हम कहते हैं रेजिड्यू कहते हैं। तो आइए इसकी चर्चा हम लोग करें। तो चलिए हम यहाँ हेडिंग डालते हैं। बात समझ में आ रही है? हेलो, फिर से मैं समझा दे रहा हूँ जी सर। कि कोई भी अगर फंक्शन एफ जेड दिया जाए, उसका जेड बराबर ए आपका आइसोलेटेड सिंगुलरिटी हो, वह आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होने के वजह से उस फंक्शन को जेड माइनस ए के पॉजिटिव पावर्स में लिख सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, और जेड माइनस ए के नेगेटिव पावर्स में एक्सपेंड कर सकते हैं। उसको एक कहते हैं प्रिंसिपल पार्ट, एक कहते हैं आपका रेगुलर पार्ट। याद करिए, पहला वाला जो होता है पॉजिटिव पावर्स ऑफ जेड माइनस ए को कहते हैं रेगुलर पार्ट, और जो नेगेटिव पावर्स ऑफ जेड माइनस ए है उसको कहते हैं हम लोग प्रिंसिपल पार्ट। तो बाद में ये देखा गया कि जब ये आइसोलेटेड सिंगुलरिटी जेड बराबर ए ये पोल हो जाता है, पोल ऑफ द फंक्शन हो जाता है, तो ये जो है एक्सपेंशन जो लिया गया है उसमें सारे टर्म्स जीरो हो जाते हैं और एक टर्म मिलता है, वही कहलाता है आपका रेजिड्यू। बात समझ में आ रही है? क्लियर? हेलो हेलो। जी सर। तो एक टर्म जो बचता है वो कैसे बचता है वो हम जा रहे हैं आपको बताने यहाँ पर। तो रेजिड्यू की हेडिंग डालिए यहाँ पर, रेजिड्यू। और इसमें हम पहले क्या करेंगे, हम आपको बताए थे कि सबसे पहले हम z बराबर a एक आइसोलेटेड सिंगुलरिटी लेंगे। तो हम मान लेते हैं लेट z बराबर a, z इज इक्वल टू a बी एन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी ऑफ एफ जेड, ऑफ एफ जेड मान लेते हैं। कोई भी फंक्शन आपका है एफ जेड का है, so that fz is analytic in the region in the region 0 is less than mod of z minus a is less than r। ये आपको कहलाता है नेबरहुड ऑफ z इज इक्वल टू a, of z is equal to a, neighborhood of z is equal to a, where small r is, where capital R is greater than 0, जहां पर कैपिटल R आपका 0 से बड़ा है, then
इंटीग्रल c 1/2 पाई i यहां रहेगा, f of z dz 1/2 pi I integral c f z dz is called residue of fz at z is equal to a, is called residue of fz at z is equal to a, where c is a circle, is any circle mod of z minus a is equal to r. कोई सर्किल है जिसका सेंटर है ए पर और रेडियस है स्मॉल आर, चाहे ऐसे कर लीजिए, रेडियस स्मॉल आर कर लीजिए, वेयर ये कह दीजिए कि आर इज लेस देन कैपिटल आर, ऐसे कर सकते हैं। ये था आपका डेफिनेशन ऑफ रेजिड्यू। अब ये हम जा रहे हैं बताने कि ये ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हम रेजिड्यू की बात ऐसा किए। हम यहाँ पर लिखेंगे कि एक्चुअली इट हैपेंस, ये क्यों ऐसा हुआ, इट हैपेंस ऐसा क्यों घटित हुआ, एक्चुअली इट हैपेंस एज वन एंड ओनली वन part remaining in the Lorentz expansion happens only, हाँ ऐड कर लीजिए अंजलि को। अंजलि आपको दिखी तब ना हम ऐड करें। हेलो, यहाँ कहीं अंजलि नहीं दिख रही है। हेलो सर बोलिए कि ऐड करने के लिए बोलो सर। तो कैसे ऐड करें बताओ, यहाँ कोई दिखे इसमें वेटिंग रूम में या इनबॉक्स पे कोई दिखे तब ऐड कर पाएंगे हम। चलो हम दिखेगा तो ऐड कर देंगे। एक्चुअली इट हैपेंस ओनली बिकॉज one and only one term, only one term remains while चाहे in the expansion, in the Lorentz expansion, expansion of fz, केवल एक ही टर्म बचता है लॉरेंज एक्सपेंशन ऑफ fz में, इस वजह से ये बात कही जाती है। सर आ गई, ऐड कर लीजिए। भाई हमारे में शो नहीं कर रहा है यार, मैं कैसे ऐड कर दूं? हमारे में 25 बच्चे दिख रहे हैं, वेटिंग में भी दिख रहा हूं मैं, कहीं नहीं दिख रहा है यहाँ पर, ये ऐड करें। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ कहीं भी दिख रहा है तो ऐड कर देते हैं हम, कहीं भी नहीं दिख रहा है पार्टिसिपेट में। अच्छा हाँ दिख तो रही है, हाँ आ गई अंजलि मिश्रा। हम ये बोल रहे थे कि ये क्यों ऐसा होता है, इस बारे में हम जा रहे हैं बताने कि लॉरेंज एक्सपेंशन में केवल एक ही टर्म बचता है। अब चलिए जरा सा मैं लॉरेंज एक्सपेंशन की बात करता हूं आपसे। वी नो दैट द लॉरेंज expansion of fz about z is equal to a in the region in the region 0 is less than z minus a is less than r is less than capital R is f of z is equal to, ये हो जाता है p, चाहे ऐसे कर लेते हैं, सिग्मा n is equal to 0 से इंफिनिटी an z माइनस a टू द पावर n, सिग्मा n is equal to 1 से इंफिनिटी bn अपॉन z माइनस a टू द पावर n, ये हो जाता है। इसको कहते हैं हम लोग प्रिंसिपल पार्ट, सॉरी रेगुलर पार्ट कहते हैं इसको।
इसको रेगुलर पार्ट कहते हैं, और ये कहलाता है आपका प्रिंसिपल पार्ट। ये आपका प्रिंसिपल पार्ट कहलाता है, ये हमने बताया था। अब जरा सोचा जाए कि अगर हमारे पास जो सी है, वो सी जो है हम ले लें आपका क्लोज सर्किल ले लें, सिंस here C is a circle, 0 is mod of Z minus A is equal to R. Therefore, the first part of the expansion, the first part अर्थात रेगुलर पार्ट on the right hand side, of expansion of fz, vanishes का मतलब जीरो हो जाता है, vanishes by Cauchy theorem, बाई कॉशीज थ्योरम से ये वैनिश कर जाता है, क्योंकि क्लोज कंटूर है, आइए जेड माइनस के पावर n है, आपने देखा था इसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। नाउ जब हम B2 B1 की बात करते हैं, B1 क्या होगा, यहां से B1 की बात करेंगे हम, B2 की बात करेंगे, B3 की बात करेंगे, तो ऐसे बातें जब हम करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये जीरो नहीं हो रहा है। अब हम चलते हैं उसमें एक्सपेंशन में, जरा इसकी बात करते हैं। इसका जो राइट हैंड साइड का जो फर्स्ट एक्सपेंशन है, द फर्स्ट टर्म ऑफ प्रिंसिपल पार्ट हम करते हैं। प्रिंसिपल पार्ट इज, ये आपका B1 होगा, सॉरी ये ऐसे होगा, B1 अपॉन Z माइनस 8 का पावर 1, ये होगा। अब ये जरा देखा जाए तो B1 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रल C, और B1 अपॉन Z माइनस A का पावर 1, ये आपका होगा फर्स्ट पार्ट ऑन द राइट हैंड साइड। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये आएगा, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आई, ये B1 बाहर निकल जाएगा, B1 अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रल C, यहाँ पर dz छूट गया है, ये हो जाएगा dz अपॉन Z माइनस A। अब इसको सॉल्व करें हम, जब इसको सॉल्व करेंगे तो C आपका सर्किल है, क्योंकि आपका C सर्किल है, C इज सर्किल, इसलिए हम लिख सकते हैं Z माइनस A इज इक्वल टू R e टू द पावर I थीटा, या हम dz इज इक्वल टू लिख सकते हैं R I e टू द पावर I थीटा d थीटा। हम यहाँ कह सकते हैं थीटा इज 0 से 2 पाई के बीच में है, 2 पाई के बीच में है, तो ये आ जाएगा आपका B1 अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रल C, और ये हो जाएगा आपका dz अपॉन, सॉरी dz हो जाएगा आपका R I e का पावर I थीटा d थीटा डिवाइडेड बाई R e का पावर I थीटा, e का पावर I थीटा से एक पावर कटे, R से 8 कट कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा सिर्फ B1। यानी ये मिलेगा हमको कि अगर हम यहाँ बात करें हम इस रेगुलर पार्ट में, इसको हम 1 मान लें, तो फ्रॉम 1 में हम क्या करते हैं कि 1 अपॉन 2 पाई आई से गुणा करके इसको इंटीग्रेट करते हैं C के, या ऑब्जेक्ट dz हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा आपका सिग्मा n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट 1 अपॉन 2 पाई आई और इंटीग्रल C, और an हो जाएगा, और z माइनस A टू द पावर n हो जाएगा। ये तो जीरो हो गया है, पूरा पूरा जीरो हो जाएगा बाय कॉची थ्योरम से। ये भी हो जाएगा सिग्मा में, यहाँ पर B1 अपॉन, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रल C, और B1 अपॉन Z माइनस A dz प्लस
1/2 pi इंटीग्रल c b2 अपॉन z माइनस a का होल स्क्वायर dz एंड सो ऑन, ये मिलेंगे। हेलो, हमारी बात समझ में आ रही है सबको? ये हमारी बात क्लियर हो रही है सबको? यस सर। हमने क्या किया कि इस इंटीग्रल वन में, इस वन में हमने 1/2 पाई से मल्टीप्लाई करके इसको इंटीग्रेट कर दिया। जहां पर अब ये बता दिया था कि यहाँ पर फर्स्ट पार्ट ऑफ द रेगुलर ये कॉची थ्योरम से जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो गया। सेकेंड पार्ट की बात मैं कर रहा हूँ, सेकेंड में ये वैल्यू निकाला गया, इसकी वैल्यू ये आई है b1, इसको हम जा रहे हैं निकालने। नाउ सेकेंड टर्म ये मिलेगा आपका 1/2 पाई इंटीग्रल c b2 अपॉन z माइनस a स्क्वायर और dz, इसकी वैल्यू आ जाएगी b2 अपॉन 2 पाई इंटीग्रल c, और ये हो जाएगा आपका dz है तो हो जाएगा r i e टू द पावर i थीटा d थीटा, ये लिमिट हो जाएगी 0 से 2 पाई अपॉन r स्क्वायर i, और स्क्वायर हो जाएगा -1, सॉरी आई तो से हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा e टू द पावर 2i थीटा, क्योंकि z माइनस ए का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा आपका, ऐसे आई स्क्वायर नहीं होगा, हाँ ये होगा, ये आर स्क्वायर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से एक वाला कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका b2 अपॉन, ये आई से ये आई कैंसिल हो जाएगा, b2 अपॉन 2 पाई इंटीग्रल 0 से 2 पाई e टू द पावर -2 थीटा, 2i थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये -i थीटा और d थीटा, यहाँ भी r आएगा। इसको सॉल्व किया जाए तो ये आ जाएगा आपका b2 अपॉन 2 पाई r माइनस e टू द पावर -i थीटा अपॉन i, और लिमिट हो जाएगा 0 से 2 पाई, तो ये आ जाएगा आपका b2 अपॉन 2 पाई r i, और यहाँ रखोगे तो माइनस e टू द पावर 2 पाई i होगा, माइनस टाइम्स और प्लस हो जाएगा e टू द पावर 0, ये हो जाता है आपका b2 अपॉन 2 पाई r i, ये हो जाएगा -1 + 1 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो ये हम देख सकते हैं कि यहाँ पर b2 की जो सेकेंड टर्म है 1/2 पाई i इंटीग्रल c b2 अपॉन z माइनस a का होल स्क्वायर dz इज इक्वल टू 0। सिमिलरली इसी तरह से हम ये भी दिखा सकते हैं, सिमिलरली 1/2 पाई i इंटीग्रल c b3 अपॉन z माइनस a का होल क्यूब dz इज इक्वल टू 0, और इस तरह से एंड सो ऑन एंड सो ऑन, और ये हम दिखा सकते होंगे। यानी कि आपका सिर्फ b1 बच रहा है, ये वाला टर्म बच रहा है, और इसके अलावा ये भी जीरो हो रहा है, इसके आगे के सारे जीरो हो जाएंगे, b2 जीरो हो जाएगा, b3 जीरो हो जाएगा, b4 जीरो हो जाएगा। तो यहां से क्या मिलेगा, तो यहां से आपको ये बड़ा क्लियर दिख रहा होगा आपको, यहाँ से जो मिल रहा है वो लेफ्ट हैंड साइड पे आपका है 1/2 पाई i इंटीग्रल c f ऑफ z dz, और ये राइट हैंड साइड में ये पहला वाला जीरो हो गया, सिर्फ यहाँ b1 बचा, और इसके अलावा सब जीरो हो जाएगा, सारे जीरो हो जाएंगे, इसलिए ये आपका b1 जो कहलाएगा 1/2 पाई i इंटीग्रल c f ऑफ z dz इज द रेजिड्यू, यही कहलाएगा रेजिड्यू। बात समझ में आ रही है? हेलो, यस सर। ये कहलाएगा रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन एट z इज इक्वल टू a। अब आइए बात आती है कि भाई किसी भी फंक्शन का रेजिड्यू कैसे निकालेंगे, इस बात की हम चर्चा करेंगे कि किसी भी फंक्शन के रेजिड्यू निकालने के लिए क्या तरीके हैं। तो लिखिए, हाउ टू कैलकुलेट द रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन एट सिंगुलरिटीज। मिटा दें इसको। हेलो, Yes, sir. how to calculate
the residues of fz at their singularities. इसमें पहला है, इसमें आपको पहला है कि अगर z बराबर a आपका पोल ऑफ ऑर्डर 1 हो, if z is equal to a is a pole of fz of order 1, that is इसका यह मतलब हुआ कि z is equal to a is a simple pole, is a simple pole हो, then residue of fz at pole, at simple pole z is equal to a is equal to limit z is tending to a, z minus a into fz. ये हो जाता है आपका रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन. दूसरा है if z is equal to a is a pole of fz of order n, then residue of fz at pole z is equal to a of order m is, ये हो जाता है is equal to limit z tending to a 1 upon factorial m minus 1 d के पावर m upon d z के पावर m minus 1 और z minus a to the power m e of z, ये हो जाता है. तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इस दोनों फार्मूले से हम किसी भी फंक्शन का हम रेजिड्यू आसानी से निकाल सकते हैं. ये आपको क्लियर ध्यान देना पड़ेगा और इस चीज को और डिटेल में हम जा रहे हैं बताने. अब आइए तीसरा देखिए. तीसरा ये बताया गया कि अगर मान लीजिए fz जो है वो phi z अपॉन psi z के रूप में हो, if fz is equal to phi z अपॉन psi z के रूप में हो, अगर मान लीजिए fz जो है वो आपका रेशनल फंक्शन के रूप में हो, यहाँ पर आपका जो psi a है वो 0 हो जाए, यहाँ पर psi a is equal to 0 but phi a is not equal to 0, ऐसा हो जाए, then z is equal to a is a pole of fz, तब ये आपका z बराबर a इस fz का एक पोल होगा. तो ऐसे में जो हम निकालेंगे रेजिड्यू, in that case residue of fz is equal to, जो रेजिड्यू निकलेगा वो हो जाएगा आपका लिमिट z टेंडिंग टू a phi z अपॉन d by dz psi z, ये हो जाता है d by dz psi z, ये हो जाता है इसका रेजिड्यू. बात समझ में आ रही है? का मतलब ये हुआ, सच पूछिए तो ये क्या है आपका phi ऑफ a अपॉन psi डैश ऑफ a, ये हो जाता है रेजिड्यू. चौथा है आपका जो फिफ्थ है, फिफ्थ वन इज
रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इज इक्वल टू इंफिनिटी। मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि रेजिड्यू ऑफ एफ जेड निकालिए एट जेड इज इक्वल टू इंफिनिटी, तो ये सीधे आ जाता है आपका इज इक्वल टू लिमिट जेड इज टेंडिंग टू इंफिनिटी माइनस जेड इंटू एफ जेड। ये हो जाता है, माइनस जेड इंटू एफ जेड कर देंगे तो ये हो जाएगा। या हम ये भी कह सकते हैं कि माइनस, ये भी कह सकते हैं कि माइनस, और यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ 1 by z in the extension of fz for the value in which neighborhood of in the neighborhood of z is equal to infinity minus coefficient of 1 by z in the expansion of fz, coefficient of 1 by z in the expansion of fz in the neighborhood of, for the value of z, for the value of z in the neighborhood of, in the neighborhood of z is equal to infinity, ये भी कह सकते हैं। तो ये आपको मैंने तरीका बताया आपको कि किस तरह से हम किसी भी फंक्शन का रेजिड्यू निकालने के ये 4 तरह के तरीके हमने आपको बता दिए हैं। इस चारों तरह से क्वेश्चंस आपको करने में सहूलियत होगी। अब जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन मैं सोच रहा था कि करके दिखा दें ताकि आपको लगे कि हाँ, आपको जिसे मान लीजिए कह दिया जा रहा है, जिसे एक क्वेश्चन में जा रहा हूँ करने। एक क्वेश्चन ये है, फाइंड द रेजिड्यू ऑफ fz इज इक्वल टू 1 अपॉन चाहे z अपॉन z माइनस 1 और z माइनस 2 एट देयर पोल्स, एट देयर पोल्स। तो सबसे पहला काम क्या होगा, इस आप समझ रहे हैं क्वेश्चन को? हेलो जी सर। अब देखो इस क्वेश्चन में z बराबर हाँ z बराबर 1 भी सिंगुलरिटी है, इसका पोल है, और z बराबर 2 भी पोल है। ये दोनों पोल ऑफ ऑर्डर 1 है। यहाँ हम ये कह सकते हैं इट इज क्लियर दैट z इज इक्वल टू 1 सिंपल पोल है, या पोल ऑफ ऑर्डर 1 कहते हैं, एंड z इज इक्वल टू 2 भी आपका सिंपल पोल है, ऑफ पोल ऑफ ऑर्डर n। अब हम इसका रेजिड्यू निकालना है। रेजिड्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले काम ये करते हैं, देन रेजिड्यू ऑफ fz एट z इज इक्वल टू 1 निकालेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट z इज टेंडिंग टू 1 z माइनस 1 इंटू fz। यही फार्मूला मैंने बताया था आपसे। तो यहां हो जाएगा आपका लिमिट z इज टेंडिंग टू 1 z माइनस 1, व्हाट इज fz, z अपॉन z माइनस 1 इंटू z माइनस 2। z माइनस 1 से z माइनस 1 कट गया, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस 2 एंड दिस इज माइनस 1। ये इसका आंसर हो गया।